तो जय हिंद प्यारे बच्चों। आज से हमारा कक्षा सिक्स का अतीत से वर्तमान यानी कि हिस्ट्री का क्लासेस स्टार्ट होगी। ठीक, आज से हमारा हिस्ट्री का प्योर एनसीईआरटी पंच होगा। जितना भी हमारा एनसीईआरटी का बुक में है, जो हमारा ये बुक है जिसका फ्रंट पेज कुछ इस प्रकार सा है, इन सभी को हम लोग इसमें जितना भी चैप्टर्स हैं सभी चैप्टर को चैप्टर वाइज बढ़िया से बेहतरीन ढंग से समझेंगे और लाइन बाय लाइन हर एक लाइन का अर्थ बताएंगे, हर एक लाइन का आपको मतलब बताएंगे। ठीक, तो हमारा हिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है आज से ही। तो हम लोग चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोग इस वीडियो को अपने मित्रों को पास शेयर कर दीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में अपने मित्रों को पास शेयर कर दीजिए और फटाफट इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए वी आर रेडी सर, हम लोग तैयार हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं आज से हमारा कक्षा 6 का हिस्ट्री, क्लास 6 छठवीं कक्षा का हिस्ट्री। ठीक, इस प्रकार से इसका फ्रंट पेज होता है हिस्ट्री का बुक का। ठीक, आगे चलते हैं। हमारा आज से ये लेक्चर स्टार्ट होगा, हमारा आज से ही। चलिए आगे चलते हैं। हमारा चैप्टर 1 है हमारा अतीत, आवर हिस्ट्री। ठीक, हमारा चैप्टर 1 हमारा अतीत, वहाँ से शुरू होगा। चलिए देखिए, इस प्रकार से चैप्टर वाइज बता दिया गया है। बता देते हैं। हमारा चैप्टर 1 है हमारा अतीत। ठीक, इसमें ज़्यादा लेक्चर नहीं लगेगा, एक मैक्सिमम 1.5 लेक्चर मतलब 2 लेक्चर, मिनिमम 1 लेक्चर में ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक, दूसरा है कब, कहाँ और कैसे, ये भी 2 से 3 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। ठीक, मतलब सब हल्का हल्का चैप्टर, ज़्यादा लेक्चर नहीं लगेगा। ठीक, फिर अगला चैप्टर है प्रारंभिक समाज, पेज नंबर 6 से 25 तक है। ठीक, उसके बाद हमारा चैप्टर है प्रथम कृषक एवं पशुपालन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि सबसे पहले कृषि कहाँ हुआ था, कैसे सबसे पहले बीजों का रोपा हुआ था, और पशुपालन सबसे पहले कौन सा जीव को पाला गया था, कुत्ता, गाय। अभी तो हम लोग बहुत सारे जीव को पालते हैं, लेकिन सबसे पहले किस जीव को पाला गया था। ठीक, उसी के बारे में पढ़ेंगे। फिर प्रारंभिक शहर और प्रथम नागरिक, यानी कि शहर का निर्माण कैसे हुआ था, गाँव से कैसे लोग शहर में बसने लगे, औद्योगिकरण के सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो अब हमारा जर्नी, जो हमारा क्लास 6 का जर्नी है, बहुत इंटरेस्टिंग और फिर इंटरटेनमेंट फुल होने वाला है। तो आप लोग डेली का रोज का लेक्चर आप लोग देखिएगा। ठीक, हमारा आगे है हमारा चैप्टर नंबर 7 प्रारंभिक राज्य, कि राज्य का निर्माण कैसे हुआ। सबसे पहले जो हमारा अभी देखते हैं बिहार राज्य, उड़ीसा, झारखंड राज्य, सबसे पहले राज्य कौन सा राज्य बना था, राज्य का निर्माण कैसे हुआ था, सबसे पहले राजा कौन कौन बना था, इन सभी के बारे में जानेंगे। ठीक, उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 8 बताता है नए प्रश्न, नवीन विचार, जो नए प्रश्न उठे, लोगों के मन में नए नए प्रश्न उठे कि यह होता है तो क्यों होता है। तो फिर साइंस का निर्माण हुआ था ना, कि शिव नीचे ही क्यों गया, ऊपर क्यों नहीं गया था। नया प्रश्न उठा दिमाग में, नए नए विचार के लोग आए, साइंटिस्ट आए, तो यही सब के बारे में पढ़े हैं कि नए नए विचार, नए नए प्रश्न क्या उठे थे। फिर हमारा लगभग 9 नंबर चैप्टर है प्रथम साम्राज्य, सबसे पहले कैसे कैसे साम्राज्य का विस्तार होता था, कैसे कैसे जो राजा होते थे अपना साम्राज्य का विस्तार करते थे, पहले कौन राजा था जो अपना साम्राज्य का विस्तार किया था। ठीक, फिर हमारा चैप्टर नंबर 10 कह रहा है शहरी एवं ग्रामीण जीवन, शहर और गांव में जीवन में क्या अंतर है, शहर और ग्रामीण जीवन कैसा है। ठीक, उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद कह रहा है 11 नंबर चैप्टर कह रहा है सुदूर प्रदेश से संपर्क, जो दूर दूर प्रदेश होता है ना, उससे संपर्क पहले कैसे होता था, पहले चिट्ठी के माध्यम से होता था, डाकिया चिट्ठी लेकर जाता था, कैसे फिर मोबाइल फ़ोन का आविष्कार हुआ, कैसे फिर चिट्ठी, डाक, मोबाइल फ़ोन, अब स्मार्टफोन कैसे हुआ, इस सभी के बारे में इस चैप्टर में जानेंगे। ठीक, उसके बाद कह रहा है नए साम्राज्य एवं राज्य। ठीक, नए साम्राज्य और राज्य का कैसे विस्तार हुआ, नया नया राज्य का निर्माण हुआ, नया नया साम्राज्य का कैसे विस्तार हुआ, अकबर का साम्राज्य का विस्तार, मुगलों का साम्राज्य का विस्तार हुआ था ना, बाबर, अकबर, इस सभी के बारे में जानेंगे। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य, भगवान बुद्ध, इस सभी के बारे में जानेंगे। ठीक, फिर हमारा चैप्टर नंबर 14 है हमारे इतिहासकार, जो लगभग लगता है हमारा लास्ट चैप्टर है। हाँ, हमारा ये लास्ट चैप्टर है। तो चैप्टर नंबर 14 सबसे लास्ट चैप्टर है हमारा इतिहासकार, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन हमारे इतिहासकार हुए हैं, हिस्टोरियंस, जितने भी लोग हम जो हिस्ट्री के बारे में अध्ययन करते हैं, हिस्ट्री के बारे में हमें बताते हैं, वो सभी क्या हैं, हमारे इतिहासकार। ठीक, तो आप लोग समझिए हमारा लगभग टोटल 14 चैप्टर है। कितना चैप्टर है? टोटल 14 चैप्टर। आपसे कोई पूछेगा कि आप क्लास 6 का बच्चा है तो बताइए क्लास 6 में टोटल कितना चैप्टर है, तो 14 चैप्टर है। ठीक, या फिर आप क्लास 6 का नहीं होंगे, कई सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी क्लास 6, 7, 8 नहीं सब का हिस्ट्री, जितना भी बेसिक एनसीईआरटी होता है ना, बहुत पूछा जाता है, इसलिए ये हमारा आप बहुत ही ज़रूरी है पढ़ना। ठीक, तो हमारा टोटल कितना है, 14 चैप्टर है क्लास 6 में। पहला चैप्टर है हमारा अतीत। हमारा अतीत जो कॉम्पिटेटिव लेवल से उतना महत्वपूर्ण नहीं है, कॉम्पिटेटिव जैसे यूपीएससी सब का एग्जाम हो गया ना, उससे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी नहीं है। यहाँ से शुरू होता है चैप्टर नंबर 3 से मेन कॉम्पिटेटिव लेवल पर, लेकिन जो क्लास 6 के बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी चैप्टर। ठीक, सभी चैप्टर को हम बेहतरीन ढंग से एकदम बढ़िया से आपको बताएंगे कि क्या है, कैसे होता है इस चैप्टर्स में। ठीक,
तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट किया जाता है। आज सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। बेहतरीन ढंग से एकदम आपको लगेगा कि जैसे इस दुनिया में एकदम इतिहास की दुनिया में खोए हुए हैं। ठीक, इस तरह से जब हमारा पढ़ाई जर्नी स्टार्ट होगा, हमारा जब जर्नी स्टार्ट होगा तो लास्ट तक हमारा जर्नी चलेगा, हमारा चैप्टर 14 तक। ठीक, तो आप लोग इस वीडियो का जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए हम लोग आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर क्या है, हमारा अतीत। चैप्टर का नाम आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, क्या नाम है, हमारा अतीत। आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी लिखेंगे, लाइन बाय लाइन पूरा एनसीईआरटी पढ़ के आपको बताएंगे और फिर इसका अर्थ समझाएंगे। ठीक, लाइन बाय लाइन पूरी, और जितना भी दिया गया है पूरा बढ़िया से एकदम एचडी में देख सकते हैं। जितना जूम करेंगे उतने एचडी क्वालिटी होता है पेज का, यानी कि एकदम बढ़िया से समझेंगे क्या होता है क्लास 6 के हिस्ट्री में। ठीक, तो हमारे क्लासेस को स्टार्ट किया जाए। चलिए, अध्याय 1 हमारा अतीत। ठीक, तो देखिए इसमें पहले दिया गया है, बताया गया है आपको कि इतिहास क्या है, इतिहास क्या है, इतिहास से हमें क्या जानकारी मिलती है। ठीक, इसके बारे में बताया गया है। तो आप लोग सबसे पहले इतिहास का नाम सुन रहे, क्योंकि क्लास 5 में तो इतिहास का बारे में कोई जिक्र ही नहीं है। तो सबसे पहले जो क्लास 6 के बच्चे इतिहास का पहली बार नाम सुन रहे थे, इतिहास क्या है। ठीक, तो इतिहास क्या है, तो इतिहास हमें अतीत की जानकारी देती है। इतिहास हमें क्या, कौन सी जानकारी देती है, अतीत की जानकारी देती है। ठीक, अतीत को जानना इसलिए ज़रूरी है कि अतीत को जानकर हम वर्तमान को समझ सकते हैं। जब हम अतीत को जान जाएंगे कि जो पिछले बीते हुए समय में क्या क्या हुआ था, जब उसको जान लेंगे तो हम वर्तमान को समझ जाएंगे कि अभी क्या हो रहा है। ठीक, और भविष्य के निर्माण के लिए सोच सकते हैं, और भविष्य में हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सभी हमें इतिहास पढ़ के ही पता चलता है। ठीक, इतिहास मानव समाज की सामूहिक स्मृति है। यदि कोई समाज अपने इतिहास को नहीं जानता है तो वह अपने वर्तमान को अच्छी तरह से नहीं समझ पाएगा, क्योंकि जो उसके पूर्वज इतिहास में गलती करे हैं वही इतिहास वो बार बार गलती करते रहेगा, बार बार वर्तमान में भी वही गलती करेगा। इसलिए हम इतिहास पढ़ते हैं ताकि जो इतिहास में गलती हुआ हम वर्तमान में नहीं करें। अगर हम वर्तमान में जो गलती को नहीं दोहराएंगे तो हमारा भविष्य अच्छा होगा। ठीक, ये हमारा चैप्टर 1 इतिहास है, हमारे अतीत। इसमें पहले इतिहास का जानकारी दिया गया है। ठीक, तो इस इतिहास के बारे में जान गए, इतिहास क्या है। तो इतिहास से हमें अतीत की जानकारी मिलती है, उसे क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं, जिससे हमें अतीत की जानकारी मिलती है। ठीक, अतीत का जानना क्यों जरूरी है, ताकि हम वर्तमान को समझ सकते हैं और भविष्य को बढ़िया बना सकते हैं। ठीक, चलिए आगे कह रहा है, देखिए आप जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य कैसी प्राणी है, सामाजिक प्राणी है। ठीक, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, हम सभी समाज में रहते हैं। यह हमारे माता पिता, परिवार, गांव, शहर, देश के होकर पूरे विश्व तक फैला है। ठीक, पूरा विश्व के जितना भी लोग हैं सब क्या है, सामाजिक प्राणी। सामाजिक मतलब कि समाज मतलब बहुत सारे लोग जो हमारे आसपास लोग रहते हैं वो सभी क्या है, सामाजिक प्राणी, यानी कि समाज। जैसे में हो गए माता पिता, परिवार, गाँव, शहर, सभी मिलकर क्या समाज बनाते हैं। पूरा विश्व क्या है, समाज एक परिवार है। ठीक, आपने पढ़ा होगा कि आज की दुनिया एक वैश्विक ग्लोबल विलेज है, वैश्विक गांव है। ठीक, जो आज का हमारा दुनिया है एक वैश्विक गांव है। ठीक, क्या हमारा समाज सदा से ही ऐसा था या इसका धीरे धीरे विकास हुआ है। ठीक, तो ये क्वेश्चन बनता है कि हमारा क्या समाज हमारा पहले से ही वैश्विक गांव था या फिर वैश्विक गांव का धीरे धीरे विकास हुआ। आप कहिएगा भैया ये वैश्विक गांव क्या है, समझ में नहीं आ रहा। देखिए वैश्विक गांव का मतलब हुआ कि पूरे विश्व के लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पूरे विश्व के लोग, जैसे जो अमेरिका वाला कंपनी है वो भारत में आके आईफोन बेचता है कि नहीं, यानी कि अगर भारत में आईफोन नहीं खरीदेगा तो उसको नुकसान होगा, यानी कि अमेरिका वाला भारत पर निर्भर है ना। तो उसी प्रकार से पूरे विश्व के लोग आपस में जुड़े हुए हैं। कोरिया वाला सैमसंग का मोबाइल आकर भारत में बेचता है ना, चाइना वाला भारत में बेचता है, यानी क्या है, पूरा विश्व के लोग आपस में जुड़े हुए हैं। इसी को कहता है वैश्विक गांव। ठीक, यानी कि पूरे विश्व के लोग आपस में जुड़े हुए हैं। भारत में सोना का निर्यात होता है दूसरे देशों में, अमेरिका वाला को सोना या फिर बढ़िया बढ़िया चीज़ जो होता है, खनिज पदार्थ, कोयला, इस सब का निर्यात होता है ना। तो पूरा विश्व के लोग एक दूसरे को मदद करते हैं, एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि पूरा हमारा जो अभी का वर्तमान दुनिया है एक वैश्विक गाँव है, यानी कि पूरा विश्व, पूरा दुनिया हमारे गाँव की तरह चल रहा है, आपस में साथी मतलब कि भाईचारे के साथ है, यानी कि एक दूसरे देश के साथ व्यापार होता है। समझ गए, वैश्विक गांव मतलब कि जैसे हमारा अमेरिका देश हो गया, अमेरिका भारत में आकर व्यापार करता है। ठीक, तो क्या होगा, अमेरिका भारत में एक भाईचारा का रिश्ता हो गया गांव की तरह। ठीक, जैसे गांव के लोग होते हैं ना एक दूसरे से व्यापार करते हैं, वही हो गया वैश्विक गांव, यानी कि पूरी तरह से लोग दूसरे देशों में जाकर व्यापार करते हैं, दूसरे देश में रहते हैं, इसलिए इसको कहते हैं वैश्विक गाँव। ठीक, आगे चलिए, आगे कह रहा है कि
क्या समाज हमारा पहले से ही वैश्विक गांव था या फिर इसका धीरे धीरे विकास हुआ है? इस सवाल का जवाब हमें इतिहास से मिलता है। ठीक, जब आपके मन में सवाल उठेगा अच्छा तो कि पहले भी लोग अमेरिका जाते थे बिजनेस करने के लिए, अमेरिका जाते थे पढ़ाई करने के लिए, या फिर अब करने लगे हैं, अब नया मॉडर्न ज़माना आ गया है इसलिए अमेरिका पढ़ाई करने लोग जाने लगे हैं, अमेरिका डॉक्टरी करने, कि पहले के ज़माने में भी लोग जाते थे। तो इसका जानकारी हमें कब मिलेगा? जब हम इतिहास पढ़ेंगे। ठीक, तो कह रहा है इतिहास का संबंध अतीत के उस काल से है जिसके बारे में हमें लिखित साक्ष्य मिले, यानी कि इतिहास में हम उसी चीज़ को पढ़ते हैं जिसके बारे में लिखित प्रमाण मिला है। ठीक, जिसके बारे में कोई प्रमाण नहीं है उसे हम इतिहास में नहीं पढ़ते हैं। जैसे आप कहिएगा कि हमारे दादाजी बहुत पहलवान थे, 50-50 आदमी के एक हाथ से मार देते थे, इसके बारे में कोई लिखित प्रमाण नहीं ना है, इसका कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं या फिर कोई लिखित प्रमाण नहीं ना है, तब इसको इतिहास नहीं माना जाएगा। इतिहास किसके माना जाएगा? जिसके बारे में एक लिखित प्रमाण हो कि हाँ ऐसा हुआ है, इसके बारे में प्रमाण मिलता है कि ऐसा हुआ था। जैसे में आप सुने होंगे कि भगवान राम बनाए थे ब्रिज जाने के लिए, श्रीलंका जाने के लिए, लंका सीता माता को लाने के लिए, तो अभी भी राम सेतु है ना, तो उसका क्या है? प्रमाण मिला है कि हाँ अभी भी राम सेतु है, देख सकते हैं जाके। तो इससे क्या मिलता है? प्रमाण मिलता है कि हाँ ये इतिहास बिल्कुल सही है कि राम भगवान गए थे सीता माता को लाने। उसी प्रकार से क्या इसे एक इतिहास का मिलता है कि हाँ इतिहास का एक प्रमाण मिलता है कि हाँ इसलिए। लेकिन अगर आप इसीलिए इसको इतिहास में पढ़ेंगे, लेकिन आप बोलेंगे कि हमारे दादाजी, हमारे पर दादाजी, हमारे पर दादाजी जो थे वो 50 आदमी को ऐसे मार देते थे, अंग्रेज को ऐसे भगा दिए थे, अंग्रेज को रखेते थे, लेकिन इसका कोई इतिहास लिखा हुआ ना है, लिखित प्रमाण नहीं, इसीलिए इसको इतिहास में नहीं पढ़ा जा सकता है। ठीक, तो इतिहास में हम उसी चीज़ को पढ़ेंगे जिसका हमें लिखित प्रमाण मिलता है। ठीक, चलिए अब आगे कहता है इतिहास का संबंध अतीत के उस काल से है जिसके बारे में हमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा अतीत का एक काल वह भी है जिसके बारे में हमें लिखित जानकारी पुस्तकों या रचनाओं से नहीं मिलती है, बल्कि जमीन में दबे पुराने अवशेषों, वस्तु, सिक्का, अभिलेखों से मिलती है। जैसे में राम सेतु हो गया, राम सेतु बहुत पुराना है, इसके बारे में कुछ लिखा रामायण में लिखा भी गया है, बहुत पुराना मिलता भी है, इसलिए इसको इतिहास में पढ़ते हैं। या फिर दबे पुराने हमें सिक्का मिल जाता है, बहुत पुराने ज़माने का सिक्का मिलता है, अकबर के ज़माना का, या फिर बहुत पुराना ज़माने का सिक्का मिल जाता है। अभिलेख मतलब कि अथी पत्थर पे, जैसे आप बाबर पहाड़ को जानते होंगे तो उसमें पत्थर पे बहुत सारा अभिलेख है। ठीक, तो पत्थरों पे अभिलेख मिल जाता है, पत्थरों पे लिखा हुआ मिल जाता है। तो क्या होता है, इससे हमें अभिलेख यानी कि पत्थरों पे लिखा हुआ, इससे हमें इतिहास पढ़ने का इसका कारण मिल जाता है कि इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसके बारे में साक्ष्य मिला है, ये प्रमाण मिला है, इसलिए हम इस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक, कहता है यह काल पूर्व ऐतिहासिक काल कहलाता है। बहुत से ऐसे समाज भी हैं, विशेषकर कबाइली या जनजातीय समाज हमारे साथ इसी युग में जी रहे हैं, लेकिन उनका इतिहास कभी नहीं लिखा गया है। जो जनजातीय समाज होते हैं, जो हु करते हैं ना, जंगल में रहते हैं, उनका इतिहास कभी नहीं लिखा गया है, इसलिए वो अभी तक सभ्य समाज नहीं बन पाए हैं, मॉडर्न नहीं हो पाए हैं, अभी तक पुराने ज़माने से ही, पुराने तरीक़े से ही जी रहे हैं। ठीक, उनके बीच जो किंवदंतियाँ, किस्से, कहानियाँ, रीति रिवाज प्रचलित है, उन्हीं के माध्यम से हम ऐसे समाज का इतिहास जानते हैं। जो लोग कहानियाँ सुनाते हैं उनके बीच जो कहानियाँ फेमस है, उसी के माध्यम से हम उनका इतिहास जान पाते हैं। ठीक, तो आपको यह अंदाज हुआ होगा कि इतिहास को जानने के साधन का स्रोत अनेक हैं, अनेक विभिन्न प्रकार के हैं, या फिर लिखित दस्तावेज हो जाए, अभिलेख हो जाए, या फिर कुछ भी हो जाए, पत्थर मिल जाए पुराना ज़माना के अथी बिल्डिंग मिल जाए, घर मिल जाए पुराना ज़माना के, तो उसके बारे में इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, कुछ भी प्रमाण मिल जाएगा ना पुराने ज़माना के, तो उसके बारे में हम लोग इतिहास में पढ़ेंगे। ठीक, आगे कह रहा है इन्हीं तमाम साधनों या स्रोतों के आधार पर इतिहासकार हमें अतीत के बारे में जानकारी देते हैं। मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, उसमें कैसे हाथ मिलकर रहना आरंभ किया, कैसे साथ मिलकर रहना आरंभ किया था। ठीक, जो मनुष्य थे वो कैसे, उनको उत्पत्ति कैसे हुई, मनुष्य का उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे वो साथ मिलकर रहना शुरू किया, ये सब किस में पढ़ेंगे हम लोग? इतिहास में पढ़ेंगे। ठीक, कह रहा है कि कैसे अपने जीवन की ज़रूरतें पूरी की। जो मनुष्य का जन्म हुआ था, सबसे पहले उत्पत्ति हुआ था, तो कैसे वो लोग साथ रहना शुरू किए, कैसे अपने जीवन की ज़रूरतों को पूरी किए हैं, कैसे शिकार करके और कंदमूल इकट्ठा करके अपने भोजन पाया करते थे, कैसे खेती करना सीखे लोग, जो पुराने ज़माने के लोग थे सबसे पहले कैसे खेती करना सीखे थे, गुफाओं से निकलकर मकान बनाकर उसमें रहना शुरू किए थे, कपड़े पहनना आरंभ किया, आग का उपयोग करना, औजार हथियार बनाना, दूरस्थ स्थानों तक यात्रा करना,
सवारी का उपयोग करना सीखा, व्यापार किया, मुद्रा का उपयोग आरंभ किया, राज्यों और साम्राज्यों का गठन किया, उनका शासन चलाने के लिए नियम कानून बनाए गए। सबसे पहले कैसे कैसे नियम कानून बनाए गए थे, कैसे साम्राज्य संगठित हुआ, धीरे धीरे कैसे फिर धीरे धीरे बिखर गए, उत्थान और पतन का चक्र किस प्रकार चलता रहता है, इन सब बातों की जानकारी हमें इतिहास से प्राप्त होता है। ठीक, आपकी पाठ्य पुस्तक इसी संबंध में आपको जानकारी प्रदान करेंगे। ये सब के संबंध में जितना भी प्रश्न दिया गया है कि कैसे कैसे हुआ था, सबसे पहले इंसान का कैसे जन्म हुआ था, कैसे इंसान साथ रहना शुरू किए थे, सबसे पहले कौन इंसान था जो घर बनाया था, कैसे कैसे पहाड़ छोड़ कर घर में बनाना शुरू किए थे, कैसे शिकार करना शुरू किए थे, कैसे खेती बाड़ी सीखे थे, इन सभी के बारे में हमें इतिहास से जानकारी मिलती है। और जो हमारा ये बुक है इतिहास की दुनिया, इसमें हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। पूरा बुक में 14 चैप्टर है, जिसमें हमारा चैप्टर 1 में तो इंट्रोडक्शन दिया गया है इतिहास के बारे में, लेकिन बाकी सब चैप्टर में हमें बताया गया है कि कैसे कैसे सारा प्रश्न का आंसर मिलेगा, कैसे कैसे लोगों का उत्पत्ति हुआ, कैसे कैसे लोग कंदमूल खाना शुरू किए, कैसे कैसे खेती शुरू हुआ, कैसे कैसे लोग सबसे पहले कुत्ता फिर गाय पालना शुरू किए थे। ठीक, इसके बारे में हम लोग इसी चैप्टर में जानेंगे, मतलब कि इसी पूरा हमारा जो सिलेबस है इसी में जानेंगे। आगे कह रहा है, देखिए, आपने कभी विचार किया है कि नदी घाटियों में ही आरंभिक सभ्यताओं का विकास क्यों हुआ है? जो आरंभिक सभ्यता, जैसे हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी के किनारे है, तो जो आरंभिक सभ्यता था वो नदी घाटियों के किनारे ही क्यों विकास हुआ था। ठीक, आप ध्यान देंगे कि नदियों के किनारे ही उपजाऊ भूमि का बहुमूल्य था, यहाँ खेती का काम आसान होता था। नदी किनारे सिंचाई के लिए पानी मिल जाता था, इसलिए वहाँ खेती का काम आसान होता था। नदियों के रास्ते व्यापार की सुविधा भी थी, नदी में नाव के जरिए व्यापार भी होता था। ऐसी ही अनेक परिस्थितियों सभ्यता के विकास में सहायक होती है। ठीक, सभ्यता का विकास कैसे हुआ था नदी किनारे? क्योंकि नदी किनारे खेती होता है, उपजाऊ भूमि होता है, नदी किनारे फिर पानी का भी कोई दिक्कत नहीं होता है, लोगों को खाने के लिए पानी का दिक्कत नहीं होता है, लोग नाव के जरिए व्यापार भी करते थे, इसलिए सबसे पहले नदी किनारे सभ्यताओं का विकास हुआ था। ठीक, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता जानते होंगे, सिंधु नदी के किनारे उसका विकास हुआ था, इसी के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक, मतलब इस चैप्टर में नहीं, इस पूरे बुक में पढ़ेंगे, आगे के चैप्टर्स में। कह रहा है, पर्यावरण हमारे रहन सहन, खान पान, वेशभूषा को प्रभावित करता है। चूँकि आप सभी भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए भारत में कहाँ कहाँ आरंभिक सभ्यताओं का विकास हुआ और वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या थी, यह जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि हम सब भारत देश में रह रहे हैं, तो हमें ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि सबसे पहले भारत में कहाँ शहर बना था, कहाँ कहाँ लोग रहना शुरू किए थे। ठीक, सबसे पहले भारत की भौगोलिक परिस्थितियाँ कैसी थी, क्या जैसे अभी गर्मी ज़्यादा बरसात होता है, पहले भी वैसे ही था, इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे इतिहास में। ठीक, फिर आप कालक्रम के संबंध में जानेंगे। इतिहास की प्रक्रिया बहुत लंबे समय तक फैली है। ठीक, सुविधा के लिए हम इसे छोटे छोटे कालों में बांट देते हैं। जो इतिहास है वो बहुत लंबा है, लेकिन हमें पढ़ने में सुविधा हो इसलिए हम इतिहास को छोटे छोटे काल में बांट देते हैं, अलग अलग काल में बांट देते हैं। ठीक, ऐसा क्यों किया जाता है, किस आधार पर किया जाता है? काल, जो इतिहास है उसको कालों में बांट दिया जाता है, आधुनिक काल, मध्यकाल और फिर प्राचीन काल, 3 कालों में बांटा गया है ना, आधुनिक काल, मध्यकाल और प्राचीन काल। ऐसा किस आधार पर बांटा जाता है, कैसे कैसे बांटा जाता है, यह आप जानेंगे। ठीक, यह हम लोग इतिहास में ही जानेंगे कि किस प्रकार बांटा जाता है। फिर आप यह भी देखेंगे कि अतीत की जानकारी किन साधनों से प्राप्त होती है। ठीक, कौन कौन से ऐसे साधन होते हैं जिससे हम अतीत की जानकारी प्राप्त होती है। अच्छा, ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, कौन कौन से ऐसे साधन है जिसको देख के हमें अतीत का जानकारी प्राप्त होता है। ठीक, और तुलनात्मक रूप से इसका क्या महत्व और उपयोगिता होता है जो साधन मिलता है। ठीक, उसके बारे में फिर कह रहा है, तीसरे अध्याय में आप मनुष्य के जीवन के उस चरण के बारे में पढ़ेंगे जब वह संगठित होकर रहने लगा, अर्थात एक समाज का विकास तो होने लगा था, मगर सभ्यता की किरण अभी तक नहीं फूटी थी। यानी कि तीसरे अध्याय में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे कि कैसे सभ्यता का विकास होने लगा, कैसे मनुष्य एक साथ मिलकर रहने लगे। ठीक, इन मनुष्यों का जीवन सरल था परंतु कठिन भी। जो सबसे पहले मनुष्य का सभ्यता में था, मनुष्य एक साथ रहना शुरू किए थे, देखिए कह रहे हैं ना, एक वह संगठित होकर कैसे रहने लगे थे। एक साथ संगठित होकर जब मनुष्य रहने लगे थे तो उनका जीवन न ज़्यादा कठिन था न ज़्यादा सरल था। ठीक, कंद मूल जमा करके, जो कंद मूल होता है, आलू कंदा ये सब सुनते होंगे ना, कंद मूल खा करके या शिकार करके, शेर का हिरन का ये सब का शिकार करके ये अपनी ज़रूरतों को पूरा करते थे।
फिर इन्होंने अपनी सुविधा के लिए पत्थरों का औजार बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि शिकार करने के लिए पत्थर का औजार बहुत ही ज़रूरी होता था। ठीक, तो अपनी सुविधा के लिए पत्थरों का औजार बनाना शुरू किए। अब शायद आपको इनका महत्व आसानी से समझ नहीं आए, मगर यह मनुष्य द्वारा पहला आविष्कार था। लेकिन अब हमें पत्थर की ज़रूरत पड़ता है। आप लोग कभी देखें हैं कि कोई देश में लड़ाई होता है तो पत्थर का हथियार ले जाता है, पत्थर का छुरा भाला ले जाता है, पत्थर के बना के? नहीं ना, अब पत्थर को उतना ज़रूरत नहीं। लेकिन सबसे पहले मनुष्य का सबसे बड़ा उपलब्धि था कि पत्थर का औजार का आविष्कार हुआ था, पत्थर के हथियारों का आविष्कार हुआ था। ठीक, ताकि बाघ शेर इस का शिकार करके खा सकें। उसी तरह आग का उपयोग मनुष्य ने सीखा। मनुष्य ने सबसे पहले आग का उपयोग कैसे सीखा? ठीक, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण खोज थी, क्योंकि मनुष्य के जीवन में मौलिक परिवर्तन आ गया था। जब आग का खोज हुआ तो मनुष्य के जीवन में बहुत सारा मौलिक परिवर्तन आ गया था। ठीक, तो आग का खोज कैसे हुआ था इसके बारे में हम लोग इतिहास में पढ़ेंगे। ठीक, अब वह अपना खाना पकाकर खाने लगा। जब आग का खोज हो गया तब लोग अपना खाना पकाकर खाने लगे। खुद को आग की मदद से ठंडी जानवरों से बचाने लगे। जो ठंडा में रहने वाले जानवर हैं, ठंडा उनसे बचाने लगे। आग की मदद से आग जला देते थे, जानवर डर से भाग जाता था। ठीक, उनके जीवन का स्तर सबसे पहले उन्नत हुआ। मनुष्य का जीवन का स्तर न तो पहले मनुष्य और पशु एक समान था। ठीक, कह रहा है चौथे अध्याय में आप संगठित समाज की जीवन शैली को समझेंगे। कैसे जब संगठित समाज संगठित होकर रहने लगे तो उनकी जीवन शैली क्या थी, दिनचर्या क्या था, क्या दिन भर वो लोग करते थे, उन सभी के बारे में हम लोग चौथे अध्याय में पढ़ेंगे। ठीक, इस तरह से पढ़ेंगे ना, पूरी तरह से समझ में एकदम चित्र के माध्यम से एकदम बेहतरीन ढंग से समझेंगे कि कैसे लोग रहते थे, कैसे खेती बाड़ी करते थे, कैसे आपको चित्र दिखाएंगे कैसे कैसे लोग अपना फावड़ा चलाते थे, कुत्ता पोसते थे, गाय पोसते थे, उन सभी के बारे में चौथे अध्याय में कहा गया। कैसे संगठित समाज था उसका कैसा था जीवन शैली। ठीक, लोग लकड़ियां काटते थे, वन से जाके खाना पकाने के लिए जानवर का शिकार करते थे जो आदि मानव होते थे। ठीक, खेती तो मनुष्य ने सीख ली थी, पर अब पशुपालन, व्यापार और यातायात में प्रगति आई। खेती सीखने के बाद मनुष्य एक संगठित होकर रहने लगे, एक जीवनचर्या का फॉलो करने लगे। उसके बाद फिर पशुपालन करने लगे, कुत्ता बिलाई सब पालने लगे, व्यापार करने लगे, एक शहर से दूसरे शहर जाने लगे, मतलब कि आपस में व्यापार करने लगे दूसरे लोगों से। ठीक, यातायात की प्रगति हुई, एक जगह से दूसरे जगह जाने लगे पानी और खाना के खोज में। ठीक, स्थिति और सुखी जीवन को सोच विचार के लिए अवसर प्रदान किया। जीवन के अर्थ और महत्व को समझने, मृत्यु उपरांत जीवन की कल्पना करने की क्षमता बढ़ी। मृत्यु के बाद जीवन का क्या होता है इसकी कल्पना करने की क्षमता बढ़ा। ठीक, मृतकों के दाह संस्कार के तरीके सोचे गए। जो मृत आदमी होते थे उनके दाह संस्कार के तरीके सोचे गए। मिट्टी के शव को गाड़ने की प्रथा चली। मिट्टी में जो शव होता है, लाश होता था, उसको गाड़ने की प्रथा चली, जिसके साक्ष्य इस युग में मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे इंसान के शरीर मिलते हैं मिट्टी में गड़े हुए जो बहुत पुराने होते हैं, बहुत पुराने। ठीक, तो क्या इसका मतलब इससे हमें क्या पता चलता है कि बहुत पहले समय से ही लोगों को मृत्यु के बाद मिट्टी में गाड़ा जाता था। ठीक, सबको कह रहा 5वें अध्याय में आप हड़प्पा संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, हड़प्पा सभ्यता का था, हड़प्पा संस्कृति के बारे में, मोहनजोदड़ो की सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे 5वें अध्याय में। ठीक, हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग 5वें अध्याय में पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता क्या था। ठीक, यह वह चरण है जब मनुष्य ने कई अर्थों में सभ्य जीवन आरंभ कर लिया था। हड़प्पा सभ्यता पे एक फिल्म है ऋतिक रोशन का, आप लोग देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदड़ो लिखिएगा, मोहनजोदड़ो। ठीक, तो आपको जो ऋतिक रोशन का एक फिल्म है उसमें आपको देख लीजिएगा कि किस तरह से पत्थर का चाकू होता था जिससे लोग एक सभ्य जीवन का शुरुआत किए थे। राजा होता था, रानी होती थी, और फिर लोग अपना जीवन करते थे, व्यापार करते थे, मछली पालन करते थे। सब उसमें बढ़िया समझाया गया है उस फिल्म में, आप देख लीजिएगा। ठीक, यूट्यूब पर फिल्म उपलब्ध है, सर्च कीजिएगा। इस वीडियो लेक्चर समाप्त होने के बाद जाकर देखिएगा ऋतिक रोशन का वो फिल्म में। ठीक, हड़प्पा सभ्यता के बारे में है, कैसे हड़प्पा सभ्यता के विरोध में जो वो लोग थे सिंधु नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो की सभ्यता वो लड़ना चाहता था उसका राजा, उस सभी के बारे में बताया गया है। ठीक, जो हड़प्पा सभ्यता था वो उसमें यह वह चरण थी, वह सभ्यता थी जब मनुष्य ने कई अर्थों में सभ्य जीवन आरंभ कर लिया था। जब मनुष्य ने सभ्य जीवन आरंभ कर लिया था, एक अच्छा सा जीवन शैली आरंभ कर लिया था, जीवन जीने लगे थे, उसके बारे में हमें हड़प्पा सभ्यता में मिलता है। ठीक, मगर उनकी लिपि नहीं पढ़ पाने के कारण हमारे पास उनके लिखित साक्ष्य नहीं है। जो हड़प्पा सभ्यता का लिपि है, भाषा है, वो हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि हिरन, कौवा, मोर इस सब से लिखा गया है। ठीक, उनका लिपि नहीं जान पाने के कारण हम उसके बारे में लिखित साक्ष्य हमें नहीं प्राप्त है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। ठीक,
पुरातत्व या जमीन के नीचे गड़ी वस्तुओं की खोज और अध्ययन से इस संस्कृति की विशेषताएं हम जानते हैं। अब नगरों का विकास हुआ, प्रशासन तंत्र, नगर निर्माण का योजनाबद्ध रूप, व्यापार, कला, धर्म आदि जीवन के अनेक क्षेत्रों में मनुष्य ने एक उन्नत जीवन शैली को अपनाया। ठीक, इन लोगों को लिपि की भी जानकारी थी। जो मनुष्य धीरे धीरे हड़प्पा सभ्यता आया, उसके बाद फिर लोग प्रशासनिक तंत्र, नगर निर्माण करने लगे, शहर बनाने लगे, एक योजनाबद्ध तरीके से काम करने लगे, व्यापार करने लगे, कला मतलब कि चित्र बनाने लगे, आर्ट, धर्म, अपने अपने धर्म को समझने लगे। ठीक, तो इन सब में क्या था, मनुष्य जब उन्नति शैली को अपनाया, इन लोगों के पास एक अपना लिपि भी था, भाषा लिखने का एक अपना लिपि भी था। ठीक, जैसे अभी हम लोग क्या लिखते हैं, हिंदी लिखते हैं ना, हिंदी में लिखा हुआ है तो इसे देवनागरी लिपि में लिखते हैं। ठीक, देवनागरी लिपि मतलब कि कोई भी चीज़ लिखेंगे ना उसको ऊपर ये लगा देना, डैश लगा देना, देवनागरी लिपि कहलाता है। ऊपर एक लकीर दे देना, क्या कहलाता है, देवनागरी लिपि। जैसे हम लिख दिए, मान लेते हैं हम लिखते हैं मकर लिखते हैं, ये हम लिखते हैं। अभी ये देवनागरी लिपि में नहीं, भले हिंदी में लिखा हुआ है लेकिन ये देवनागरी लिपि में नहीं लिखा। जैसे हम ऊपर को लकीर खींच देंगे, ये हो गया देवनागरी लिपि में। ठीक, तो ये होता है लिपि, अलग अलग लोगों का अलग अलग भाषा का लिपि होता है। ठीक, तो जो उस समय के लोग थे उनका एक अपना लिपि था। ठीक, उसके बारे में हम अभी तक नहीं जान पाए कि वो कौन सा लिपि है, कैसा था लिपि है। ठीक, यानी कि उनको लिपि का भी जानकारी था। अनेक मुहर पर उनके लेख मिले हैं, लेकिन अभी तक उनकी पूरी तरह से पढ़ा नहीं जा सकता है, इसलिए हमें पुरातात्विक सामग्री पर ही निर्भर करना पड़ता है। जो हमें सामान मिला है उसी पे हम लोग मान पाते हैं कि अच्छा ऐसे ऐसे हुआ होगा हड़प्पा सभ्यता में, लेकिन जो उनका लिखा गया है, उनके अलग लिपि में लिखा गया है, उसके बारे में हमें जानकारी नहीं प्राप्त है। ठीक, आगे कह रहा है, छठे अध्याय में आप वैदिक काल के संबंध में पढ़ेंगे। जो हमारा छठा अध्याय है, चैप्टर नंबर 6, उसमें हम लोग वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे, कैसे वैदिक युग आया, कैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद होता है ना जी, तो वेदों के बारे में कैसे युग आया, कैसे कैसे वेदों लिखे गए हैं। ठीक, उस सभी के बारे में, वैदिक युग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, वैदिक युग बौद्धिक और आध्यात्मिक प्रगति का काल रहा, जब बौद्धिक और आध्यात्मिक प्रकृति के लोग, यानी कि मेडिटेशन करने वाले लोगों का विकास हुआ। बौद्धिक काल में ही जो लोग भगवान की आराधना करने लगे, मेडिटेशन करने लगे, शांति ओम करने लगे ना, ये सब क्या था, वैदिक युग में आरंभ हुआ। ठीक, वेदों की रचना हुई। 4 वेद के बारे में आप जानते होंगे, साम वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और एक और ऋग्वेद है। ठीक, चारों वेदों का कैसे रचना हुआ था। ठीक, जो प्रारंभ में लिखित रूप में नहीं थे, इसलिए इनके श्रुति शब्द का भी प्रयोग होता है। ठीक, कालांतर में इनको लिखा गया, कालांतर में वेदों को लिखा गया था। ठीक, इस चरण के लिए वैदिक संस्कृति शब्द का प्रयोग किया जाता है। कालांतर के लिए वैदिक संस्कृति शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक, याद रखिएगा। आगे चलिए, आगे कर रहा है, अब धार्मिक और बौद्धिक रूप से मनुष्य एक उन्नत, परिपक्व व सभ्य व्यवस्था में जा चुका था, क्योंकि वेद का भी रचना हो गया था। वेद में अध्यात्म के लोग, अध्यात्म की ओर मनुष्य जा सके थे। ठीक, विकास का क्रम चलता रहा और पूर्व वैदिक के उत्तर वैदिक काल के बीच जीवन का सरल रूप ज़्यादा विकसित और जटिल बनता गया। ठीक, 7वां अध्याय जो हमारा चैप्टर नंबर 7 है, उस चरण को दर्शाता है जब भौतिक जीवन की बौद्धिक जीवन दोनों में हुई प्रगति का एक समन्वय रूप में सामने आया। ठीक, जब भौतिक जीवन और बौद्धिक जीवन, जो बौद्धिक जीवन मतलब जो अध्यात्म ओम दिन भर करते हैं ना आप, फिर अपना खाना भिक्षा मांग के खाना खाते हैं, उसमें हो गया बौद्धिक जीवन। और भौतिक जीवन जो लोग काम करते हैं, दिन भर काम करते हैं, रात को परिश्रम करके खाना खाते हैं, सो जाते हैं, ये हो गया भौतिक जीवन। कैसे दोनों सामने आया, दोनों प्रगति पे आया। ठीक, राज्यों के विकास का क्रम आरंभ हुआ और इससे संबंधित सैनिक, प्रशासनिक और राजनैतिक गतिविधियां आरंभ हुई। दूसरे ओर धर्म और दर्शन के क्षेत्र में नए विचार उत्पन्न हुए। बौद्ध और जैन धर्म के रूप में नई विचारधाराएं उत्पन्न हुई। जो नया धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म का कैसे नया नया विचार उत्पन्न हुआ। ठीक, जिनका प्रभाव भारत में ही नहीं विदेशों में भी पड़ा। इस बौद्धिक विकास के संबंध में आप 8वें अध्याय में पढ़ेंगे। बौद्ध काल और जैन, बौद्धिक विकास और जैन धर्म, बौद्ध धर्म है ना, इसके बारे में आप 8वें अध्याय में पढ़ेंगे। ठीक, और फिर हमारा चैप्टर नंबर 9 है, उसमें हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे, सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, हम लोग मौर्य साम्राज्य का इतिहास पढ़ेंगे, विशेषकर अशोक महान की उपलब्धियों के बारे में आप परिचित होंगे, जिनके पहली बार कल्याणकारी राज्य का स्थापना किया था। मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक,
भारत के पड़ोसी राज्य मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। जो अशोक था भारत के पड़ोसी के राज्यों के साथ मित्रता के संबंध स्थापित किया था। ठीक, आगे चलकर इन्हीं संबंधों ने भारत की संस्कृति पर प्रभाव विदेशी विस्तार हुआ। ठीक, फिर 10वां अध्याय जो हमारा चैप्टर नंबर 10 है उसमें हम लोग मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत की राजनीतिक स्थिति को दर्शाता है। जब मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया, मौर्य साम्राज्य खत्म हो गया, उसके बाद भारत की राजनीतिक स्थिति कैसा था उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, विशाल साम्राज्य के स्थान पर अब छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्य का भी स्थापना हुआ। यानी कि पहले जब मौर्य सम्राट था तो उसमें बड़ा मगध का विशाल साम्राज्य था, लेकिन फिर जैसे ही इसका पतन हुआ यानी कि खत्म हुआ उसके बाद छोटा छोटा राजा अलग अलग होने लगा। जैसे समझ लीजिए पूरा विशाल क्या था, मौर्य का साम्राज्य था, मगध था, लेकिन जब जैसे ही उसका पतन हुआ, जब खत्म हो गया मौर्य साम्राज्य, तो छोटा छोटा राजा यहाँ का राजा अलग होने लगा, यहाँ का राजा अलग, यहाँ का राजा अलग, यहाँ का राजा अलग, और सब आपस में युद्ध करने लगा इधर अपने क्षेत्र के लिए। सब मतलब कि अलग अलग जगहों के छोटा छोटा क्षेत्र के छोटा छोटा नया नया राज्य बना, नया नया राजा बने। ठीक, लेकिन सभी का राजा सबसे पहले कौन था, मतलब कि मान लीजिए मगध क्षेत्र है तो सबसे पहले सबका राजा कौन था, कोई एक हुआ करता था, लेकिन अब अलग बहुत सारे राजा होने लगे छोटे छोटे क्षेत्रों का। ठीक, इन सभी के बारे में हम 10वां चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक, छोटे छोटे क्षेत्रीय राजा स्थापित हुए, जिनमें कुछ ऐसे भी राज्य थे जिनकी स्थापना विदेशी मूल शासकों ने की थी। इसमें कुछ ऐसे भी राज्य थे, जब छोटे छोटे राज्य बने उसमें विदेशी शासकों ने किया था, आके विदेशी लोगों ने किया था। ठीक, इसके फलस्वरूप संस्कृति आदान प्रदान की प्रक्रिया और समृद्धि हुई। इस काल में दक्षिण भारत ने भी सभ्यता के विकास में साक्ष्य हमें मिलते हैं। ठीक, इसी काल में दक्षिण भारत का भी सभ्यता का विकास हुआ, और जो दूसरे देशों से लोग विदेशी लोग आए थे यहाँ अपना छोटा छोटा राज्य बना लिए थे, उनसे हमें अपनी संस्कृतियों का आदान प्रदान, उनका संस्कृति हमारे यहाँ आया, हमारा संस्कृति उनके यहाँ गया था। ठीक, उसके बाद हमारा 11वां अध्याय जो हमारा 11वां चैप्टर है उसमें सुदूर क्षेत्र में भारत के प्रभाव को विस्तार एवं इसके संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए सहायक है। जो सुदूर क्षेत्र है ना, भारत का पूरा विस्तार कैसे हुआ, भारत का अलग अलग क्षेत्रों पे अपना पूरा विस्तार कैसे हुआ, खनिज संसाधनों के बारे में। ठीक, आप यह जान सकेंगे कि किस प्रकार बौद्ध धर्म और उनके प्रभाववाधीन कला और शिल्प के क्षेत्र में नई परंपराओं का विकास हुआ। ठीक, 12वें और 13वें अध्याय में आप भारत में होने वाली राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रगति के बारे में समझेंगे कि भारत का कैसे प्रगति हुआ, और राजनीतिक प्रगति, सांस्कृतिक प्रगति और आर्थिक प्रगति के बारे में भारत का सोना का चिड़िया क्यों कहा जाने लगा था, इन सभी के बारे में हम लोग 12वां और 13वां अध्याय में पढ़ेंगे। ठीक, जबकि अंतिम अध्याय में जो हमारा 14वां अध्याय है उसमें आप कुछ प्रमुख इतिहासकारों के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे इतिहास लिखने का काम करते हैं। ठीक, तो इसके बाद हमारा चैप्टर समाप्त होता है। देखिए उसके बाद कह रहा है, बच्चों उपयुक्त प्रसंग से आपको यह अनुमान हुआ होगा कि भारत की इतिहास का अध्ययन सबसे क्यों महत्वपूर्ण उपयोगी है। ठीक, जो हमारा इतिहास का अध्ययन है वह क्यों इतना महत्वपूर्ण और उपयोगी है। आपने देखा होगा कि मानव समाज के विकास का क्रम एक लंबे समय तक फैला है। इसमें उत्थान और पतन दोनों बारी बारी से प्रस्तुत हुआ। उत्थान मतलब हुआ समृद्धि, मतलब विकास, पतन मतलब होता है डूब जाना, खत्म हो जाना। ठीक, जैसे एक समय था जब अंग्रेजों का पूरा विकास हुआ था, पूरा उत्थान हुआ था, लेकिन फिर समय के साथ डूब गया। एक समय था जब मुगलों का पूरा विकास हुआ था, लेकिन फिर डूब गया। उसी प्रकार से एक समय था जब मौर्य साम्राज्य का पूरा विकास हुआ था, फिर डूब गया। मतलब कि सबका विकास होता था, डूब जाता था। पतन और उत्थान बारी बारी से प्रस्तुत होते हैं। इसके पीछे अनेक कारण होते हैं। इतिहास में हमें उन कारणों का बोध कराता है। इसके पीछे क्या क्या कारण होता था उस सभी के बारे में हमें इतिहास जानकारी देता है। ठीक, और तभी हम अपने अतीत को जान पाते हैं। अतीत की जानकारी हमें अपने वर्तमान और भविष्य को बेहतर बनाने की सहायता प्रदान करती है। जब हम अतीत को जान लेते हैं तो हमें वर्तमान और भविष्य का बेहतर बनाने का जानकारी मिल जाता है कि वर्तमान समय को हमें कैसे बेहतर बनाना है और कैसे हमारा भविष्य को बेहतर बनाना है। ठीक, यही कारण है कि इतिहास को समझना हमारे लिए आवश्यक और अनिवार्य भी है। ठीक, इसी के साथ हमारा आज का वन शॉट लेक्चर, वन शॉट चैप्टर का एंड होता है। चैप्टर नंबर 1 हमारा इतिहास आपका खत्म हो जाता है। आप लोग इसका क्वेश्चन आंसर अगर होगा, क्वेश्चन आंसर नहीं, क्वेश्चन आंसर तो लगता नहीं है, क्वेश्चन आंसर नहीं है तो आप लोग इसका कुछ कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक था जिसके बारे में लिख लीजिएगा। जैसे आपको क्या करना है, आपको एक कॉपी लेना है। देखिए आप लोग जितना ही बच्चे ध्यान से सुनिए, आप लोग एक कॉपी लीजिएगा, अपना कॉपी जैसे एक पेज होता है, इसमें लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा चैप्टर
चैप्टर में 3 से बताना स्टार्ट हुआ। चैप्टर 3 में हम लोग क्या चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, आप लोग बुक लीजिएगा, उसमें देखिएगा क्या क्या हम आपको बताएंगे। चैप्टर 3 में इसके बारे में पढ़ेंगे, जो चीज़ के बारे में पढ़ेंगे उधर लिख दीजिएगा। फिर लिखिएगा चैप्टर 4, चैप्टर 5, इसी के साथ लगभग हमारा लगभग 10 चैप्टर है, 14 चैप्टर है। 14 चैप्टर में तो 3 चैप्टर तो इसे चला गया, पहला दूसरा चैप्टर तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। पहला चैप्टर में तो सब इंट्रोडक्शन ही दिया है, दूसरा चैप्टर में बताया कि हम क्या कब कहाँ और कैसे। दूसरा चैप्टर भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तीसरा चैप्टर से सब शुरू होगा, ठीक। तो आप लोग जो है जो इस चैप्टर में बताया गया है उसको रिविजन कर लीजिएगा। हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग कब कहाँ और कैसे चैप्टर से शुरू करेंगे, ठीक। इससे पहले आप लोग फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। फटाफट इस वीडियो को लाइक करने के बाद अपने मित्र को पास शेयर कर दीजिए, कोई व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, अपने मित्र के पास जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक। लाइक करने के बाद इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वन शॉट लेक्चर के साथ, जिसमें हम लोग अगला चैप्टर है हमारा कब कहाँ और कैसे, इस चैप्टर को हम लोग खत्म करेंगे, ठीक। या फिर नहीं खत्म हो पाएगा तो 2 लेक्चर में तो खत्म हो ही जाएगा, ठीक। ये हमारा 1 लेक्चर में खत्म हो गया चैप्टर 1। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हंसते रहिए, खेलते रहिए और पढ़ाई में मन लगाते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ठीक।